हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जिसमें 2023 के लिए कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा यानी तैयार किया गया प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका 2023 का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सारे क्वेश्चन आंसर को तैयार किया गया है और आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग कई ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहलाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि इसमें हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए थे। जब हड़प्पा के खुदाई हुई थी, जब खुदाई किया गया था तो वहाँ जो है हड़प्पा जो था यानी एक नियोजित शहर के रूप में यानी प्राप्त हुए थे, जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं था। पूरा हड़प्पा नगर स्थल 2 भागों में यानी बांटा हुआ था, ऊपरी और निचली, यानी जिसको हम लोग पश्चिमी और पूर्वी टीला बोलते थे, बांटा हुआ था। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्रशासकीय यानी जो बड़े बड़े लोग रहते थे वो ऊपरी के अथवा यानी गढ़ी यानी पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे, भवन के अवशेष मिले, ठीक है। और जो निचला क्षेत्र में रहते थे जिसमें मजदूर यानी जो नीचा वर्ग के लोग रहते थे, यानी किसमें नीचा, इसमें ठीक है, नीचा क्षेत्र में यानी निचली क्षेत्र में कौन रहते थे, यानी निचले वर्ग के लोग रहते थे। इसमें आवासीय भवन के अवशेष मिले। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियां, आवासीय भवन, नालियां, अन्नागार आदि अवशेष ने एक आधुनिक नगर को इशारा करता है। यानी ये आधुनिक नगर को इशारा करता है। यहाँ के भवन, आवासीय, नालियां, स्नानागार, अन्नागार आदि जो है उस टाइम लगभग 5000 वर्ष ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम ये साड़ा जो थे यानी ईंटे के बने हुए थे, तो इसलिए जो है ये किसको इशारा करता है, यानी नगर को इशारा करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो सबसे ज़्यादा तो था यानी गलियाँ, सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, तो इससे क्या यानी नगर को यानी क्या करता है, यानी इशारा करती है। तो इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को नगर योजना कहा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहलाता है कि सविनय आगा आंदोलन के 2 कारण लिखे। यानी सविनय आगा आंदोलन के जो 2 महत्वपूर्ण कारण था, सबसे पहला कारण उसका आर्थिक शोषण अंग्रेजों द्वारा यानी भारतीय पर बड़े पैमाने पर यानी आर्थिक शोषण करते थे, ठीक है। एक नमक जैसे नैसर्गिक चीज़ों पर भी यानी कर वसूला करता था। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा था, ठीक है। क्योंकि एक नमक के लिए नमक पर भी यानी टैक्स लागू कर दिया था और उसमें भी कर वसूलाता था। इसलिए महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में 1930 में ही नमक कानून तोड़ा गया था 1930 में, जिसमें लगभग 24 दिनों तक यानी ये 24 दिनों तक यात्रा किया था। लगभग 400 किलोमीटर तय करके अहमदाबाद से यानी साबरमती आश्रम तक यानी पहुंचा था, ठीक है। तो ये जो है इसको यानी किसके विरुद्ध में, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध में ये चलाया गया था, ठीक है। और ये महात्मा गांधी इसका नेतृत्व में था, महात्मा गांधी के द्वारा यानी चलाया गया था, ठीक है। तो इसका जो है सबसे पहला क्या आपको बताए थे, बड़े पैमाने पर यानी आर्थिक शोषण करता था। क्रांतिकारी घटनाओं का यानी प्रभाव असहयोग आंदोलन के बाद देश में यानी क्रांतिकारी घटनाओं के विरुद्ध यानी होने लगी थी। भारत में नवयुवक हिंसा की राजनीति घर करने लगी। इससे उभरने के लिए गांधी जी द्वारा अहिंसक तरीके से 1930 में सविनय आंदोलन की शुरुआत किया था। यानी आपको बताया कि 1930 में अहिंसक द्वारा यानी जो है तरीके से यानी महात्मा गांधी ने क्या था, यानी सविनय आंदोलन का यानी शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कैसे हुआ था। तो देखिए आपको पता होगा कैबिनेट मिशन के सिफारिश के बाद ही संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि संविधान के निर्माण हेतु पक्ष निर्वाचन के आधार पर, जिसमें कुल 389 सदस्य, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर थे क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि हो, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट मिशन की योजना के बाद इसमें बैठा गया 300 सदस्य रहा, जिसमें 282 यानी ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 यानी क्या थे, यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधि, देशी रियासत के प्रतिनिधि हो, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 389 सदस्य ने प्रांतों के लिए निर्धारित 292 के साथ कुल 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिले और जिसमें 73 मुस्लिम लीग को मिला था। 15 अन्य दलों को यानी स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। मुस्लिम लीग अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। वस्तुतः संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, ठीक है, यह अलग ही रह गया था, यानी हैदराबाद।
चलिए अब हम लोग, ये तो आपका तीसरा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कैसे हुई थी, यानी मुस्लिम लीग का स्थापना जो है कैसे हुआ था। जब 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमान सामान्य अंग्रेज यानी अंग्रेज विरोधी थे, यानी मुसलमान हमेशा जो है अंग्रेजों का यानी विरोध करता था। कोई भी उसमें जो है दयालु, मतलब ये जो होता है कि कोई चापलूसी करता है, तो उस तरह का मतलब इसमें नहीं पाया जाता था मुसलमानों में। जो परंतु अलीगढ़ आंदोलन और सैयद अहमद के प्रयासों से मुसलमानों की विचारधारा बदली। उनमें से अंग्रेजी की प्रांति स्वामी भक्ति की भावना जागी। बंगभंग आंदोलन का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में क्या था, फूट डालकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, यानी फूट डालकर और राजनीति करने का नीति जो है कांग्रेस मतलब जो है ये अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था, जो अभी भी जो है अपने देश में ये चल ही रहा है, यानी फूट डालो और शासन करो। ठीक है, ये पॉलिटिक्स में अक्सर हुआ करता था। उसी तरह के जो है अंग्रेज जो है पहले अपनाया था, जिसमें हिंदू और मुसलमान को आपस में झगड़ा मतलब लड़ा देते थे और उसमें काफ़ी राज करते थे। ठीक है, जब एक हुआ तभी यानी भारत जो है आज़ाद हुआ अपना भारत। इस उद्देश्य में मुसलमानों की मांग सहानुभूति ढंग से विचार किया गया और अक्टूबर 1906 में मुसलमान का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में यानी लॉर्ड मिंटो से मिला। इसका नेतृत्व आगा खान ने किया और प्रतिनिधि मंडल ने राजभक्ति प्रकट की, संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों की मांग की। मिंटो ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इससे उत्साहित होकर मुसलमानों ने अपना राजनीतिक संगठन बनाने का क्या किया, यानी प्रयास किया। फलतः 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की यानी स्थापना किया था 1906 में। कब, यानी 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ठीक है, और ये गठन हुआ था, तो आपको समझ में आ गया था वो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट पर आपको टिप्पणी लिखना है, रॉलेट एक्ट पर। तो देखिए रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो मार्च 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह होने से उसे मतलब बंदी बनाकर उसे गुप्त रूप से यानी मुकदमा चलाया जाता, उसे दंड दे सकते थे। इसके अनुसार सरकार को बंदी प्रत्यक्षकरण की अधिकारी को स्थगित करने का अधिकार दे दिया गया। यह काला कानून था जिसका विरुद्ध यानी पूरे देश में हुआ था, इसी कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको बता दें, एक रॉलेट एक्ट जो था यानी जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं, 1919 में यानी पारित किया गया था। ठीक है, जिसमें ना दलील ना अपील ना वकील यानी किसी भी व्यक्ति को यानी कि बिना यानी संदेह किए हुए, बिना यानी आदेश दिए हुए उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, इसका विरुद्ध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में ही। ठीक है, तो इसका विरुद्ध में ही चलाया गया था, जो 1919 में एक क्या इसको हम लोग काला कानून कहते हैं। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ क्या होता है, रॉलेट एक्ट का मतलब होता है काला कानून, ना दलील ना अपील ना वकील। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था, हाँ, और गुप्त रूप से उस पर यानी मुकदमा चलाया जाता था। ठीक है, तो ये था आपका यानी रॉलेट एक्ट। अब बात करते हैं हम लोग मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं, यानी मुगल कालीन जो कि मतलब मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता है। ठीक है, तो मुगल काल में जो होता था यानी चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, यानी मुगल काल में जो है काफ़ी यानी चित्रकला को लेकर के काफ़ी विकास हुआ। बाबर से लेकर शाहजहां तक चित्रकला की काफ़ी विकास हुआ। जहांगीर का दरबार हमेशा मतलब कारों से भरा रहता था। हुमायूं जब ईरान के शाह के दरबार में थे तो वहाँ अनेक चित्रकारों का संपर्क था। वह कुछ प्रमुख चित्रकारों में सैयद अली तबरीजी, ख्वाजा अब्दुल समद, जगन्नाथ, कैसूलाल आदि यानी अकबरनामा, पंचतंत्र, महाभारत आदि पुस्तकों को चित्रित किया गया था। यानी मुगल काल में काफ़ी यानी जो है प्रचलित था यानी चित्रकला। राइट, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे। देखिए चंपारण आंदोलन का कारण आपको इससे पहले बता दें कि चंपारण आंदोलन जो है 1917 में चलाया गया था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। आखिर क्या कारण था कि चंपारण आंदोलन चलाया गया था। तो आपको पता होगा भारत में जो महात्मा गांधी की सक्रिय राजनीति शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से ही था। उत्तर बिहार में चंपारण में नील की खेती होती थी, जिसमें 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ एक अनुबंध किया, जिसके अनुसार किसानों को जो है अपनी ज़मीन से 320वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, यानी 3 कठिया पद्धति कहता है, जिसमें किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। यानी 3 कठिया पद्धति जो है लागू कर दिया था चंपारण में। ठीक है, जो अपना बिहार में चंपारण जिला में 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी कहाँ पहुंचा था, यानी बिहार। यानी गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण पहुंचकर उन्हें किसानों की समस्या को सुना और सही पाया। गांधी जी के प्रयासों से सरकार ने चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त की। अंत में गांधी जी की विजय हुई और इन 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया था। यानी जो है
चंपारण सत्याग्रह के कारण आपको समझ में आ गया होगा कि नील के वहाँ जो है नील की खेती होती थी उसमें 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था, ठीक है, जिसमें कर जो है हाई मतलब वसूला जाता था। तो वहाँ के जो है किसान काफ़ी यानी परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ल नामक एक मतलब व्यापारी था जो इसको राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान था जो किस पे जाकर के यानी अनुरोध किया, महात्मा गांधी से अनुरोध किया, और वह आया और यहाँ के सभी किसानों का जो स्थिति को देखा और इसके विरुद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी यानी आंदोलन चलाया। उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद फिर जो है इसका यानी जो है 3 कठिया पद्धति को पूरी तरह से यानी समाप्त कर दिया था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यानी चंपारण सत्याग्रह के कारण, यानी जो होने का कारण क्या था, ये था महत्वपूर्ण कारण। तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की अगर चर्चा करें, हम बात करें तो देखिए रंगनाथ महोदय के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर तक 1100 किलोमीटर, और ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ। आपको पता होगा ये जो है कितना यानी त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये जो है पूरी तरह से यानी फैला हुआ है। ये निश्चित पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया से बड़ा है, प्राचीन अथवा यानी पाकिस्तान से भी ये बड़ा है। अब तक इस सभ्यता में लगभग 1000 स्थलों का यानी पता चल गया है, जिनमें से नगरों की संख्या मात्र 6 है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इनमें से यानी हजारों अब तक यानी जो है स्थलों की खुदाई हुई, जिसमें 6 मात्र यानी जो है नगर है, उसमें सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नगर। अन्य नगरों के चंद्रहोदड़ो, लोथल, कालीबंगान और बनवाली इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रोजती में भी मिले थे, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं 2 ऐतिहासिक इमारतों का नाम लिखें। तो विजयनगर साम्राज्य के 2 ऐतिहासिक इमारत आपको पता होगा। एक पहला उसका ऐतिहासिक कमल महल, दूसरा आपका उसका क्या है, जिंजी का झुलता क्या मंडप। तो सबसे बड़ा इसका कमल महल है, दूसरा आपका झिंजी का मतलब झलता हुआ मंडप। और कमल महल एक देखिए विजयनगर का सबसे बड़ा यानी गोपुरम जो है बहुत फेमस था, यानी जो भी यानी शक्तिशाली अगर राजा होता था तो वो जो है बहुत बड़ा यानी गोपुरम का निर्माण करते थे। जो जिसका बड़ा गोपुरम पाया जाता था वो समझो वो सबसे ज़्यादा यानी शक्तिशाली यानी राजा कहलाता था, ठीक है। तो कमल महल को यानी मंदिर के प्रवेश द्वार को ही क्या कहा जाता था, यानी गोपुरम कहा जाता था। किसमें, यानी विजयनगर में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पे है। झरोखा दर्शन पर एक टिप्पणी लिखना है। अगर झरोखा दर्शन जो है क्या, देखिए ये झरोखा दर्शन जो था यानी मुगल काल में एक बहुत ही काफ़ी यानी फेमस था। जो अकबर बादशाह जो थे ये यानी सभी लोगों का सुनता था, आम लोगों के, आम पब्लिकों के जो बातें को सुनते थे। और उसमें कुछ भी अगर जैसे बात करना था यानी कोई भी अधिकारी के खिलाफ उसको यानी बताना था तो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट बादशाह को बोलते थे। उसी तरह का एक बादशाह ने अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से करता था। यानी जब जैसे यानी सुबह होती थी वो उठता और सबसे पहले उसके बाद वह पूर्व की ओर मुँह किए एक छोटे छज्जे अर्थात यानी उसको झरोखे बोलते थे, और यहीं से इसका नाम पड़ा था यानी झरोखा दर्शन। तब इसके नीचे लोगों की काफ़ी यानी भीड़ रहते थे, काफ़ी लोग यानी अपना जो है समस्या लेकर के या बादशाह के पास आते थे और उसका समस्या को जो है काफ़ी यानी अच्छी तरीके से जो है सॉल्व किया जाता था। इसके नीचे लोगों की भीड़ होती थी जिसमें सैनिक, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, बीमार बच्चों, 7 औरतें बादशाह एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। यानी किसका, बादशाह का इंतजार करते थे। वो आते थे। अकबर द्वारा शुरू की गई है झरोखा दर्शन प्रथा का एक उद्देश्य जन विश्वास को यानी जागृत करना, यानी जन यानी लोगों का विश्वास को यानी जागृत करना था। जहां ऊंच या नीच के कोई भी व्यक्ति सम्राट से मिलकर बड़े से बड़े अधिकारों के खिलाफ न्याय की मांग कर सकता था। यानी सब लोग यानी आम लोग जो ऊंचा हो या नीचा सबके यानी बात को सुनते थे और अच्छे से यानी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करते थे। बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ यानी न्याय की मांग करता था और उसके खिलाफ भी कार्रवाई भी होती थी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग 10 यानी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए थे जो आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए कोई भी बच्चा आप लोग स्किप नहीं करेंगे। अच्छे से इसको आप रिवीजन कर लीजिए एक बार या अच्छे से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास अगर आप चाहते हैं कि हम घर बैठे बिहार बोर्ड की तैयारी करें और बिहार बोर्ड के टॉपर बने तो डियर स्टूडेंट आप बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करें न्यू बैच 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसमें आपको सारे चीज़ की सुविधा दी जाएगी, जिसमें ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन दिया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स भी दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ की आपको यानी सुविधा दी जाएगी। आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। बिहार
बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ से जाकर के आप कोर्स को यानी परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। एडमिशन में इसमें 499 रुपया, अगर आप वहाँ ऐप के माध्यम से अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आप हमें 499 रुपया फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, साथ में उसका स्टूडेंट नेम, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, सब्जेक्ट का नेम लेकर के आप हमें व्हाट्सएप में सेंड करें। उसके बाद आपको यानी जो है ग्रुप इसमें जो है एप्लीकेशन में जोड़ दिया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ की अगर पेमेंट की सुविधा ना हो तो आप हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी लेना है तो हमें कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय भारत।